ख़वातीन व हज़रात, आप क्या सोचेंगे कि अगर आपका दिल अचानक से तेज़ दौड़ना शुरू हो जाए, आप पसीने में भीग रहे हों, आप ख़ुद को बेकाबू महसूस करें, सांस लेने में दुश्वारी हो, सीने में दर्द भी हो रहा हो और साथ मतली और चक्कर भी महसूस हो रहे हों और आपको यूँ लगे जैसे कि आप बेहोश हो जाएंगे, आपके हाथ और पाँव ठंडे हो रहे हों और लग रहा हो कि आप इर्द गिर्द की दुनिया से जैसे कट चुके हैं, आपको लग रहा हो कि आपका अपने जिस्म पर कंट्रोल ख़त्म हो रहा है या आप पागल हो रहे हैं और आप ये सोच रहे हों क्या आपको दिल का दौरा पड़ रहा है या खुदा न खास्ता मौत वाक़ई होने लगी है। इसे हम पैनिक अटैक कहते हैं। खौफ या तकलीफ़ का अचानक एहसास, ऐसा शदीद एहसास जिसमें ये सारी अलामात मैंने आपको बताई हैं। खौफ के हमले को पहचानने के लिए इन बताई गई अलामात में से कम 4 अलामात का होना ज़रूरी है। इसे हम पैनिक अटैक भी कहते हैं। जैसे आप किसी हुजूम के सामने तकरीर करने लगे हैं तो आपको पैनिक अटैक यानी घबराहट या खौफ का हमला हो सकता है। अमूमन ये अलामात बहुत शदीद और खौफनाक होती हैं। जिन लोगों को पैनिक अटैक होते हैं उन्हें ये लगता है कि वो शदीद बीमार हैं। ऐसे मरीज़ जब हमारे पास एमरजेंसीज़ में आते हैं, हम उनकी हिस्ट्री लेते हैं और मुआयना करने पर मालूम होता है कि ऐसे लोगों को कोई ख़ास बीमारी नहीं है। पैनिक अटैक का जो मरीज़ है, इसकी एक सबसे बड़ी अलामत है हाइपर वेंटिलेशन, यानी कि ऐसा मरीज़ बहुत तेज़ सांस ले रहा होता है और तेज़ सांस लेने की वजह से वो अपने जिस्म में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो कुदरती तवाज़न है उसे बिगाड़ देता है। और जब खून में कार्बन डाइऑक्साइड की सतह कम होगी तो ये भी घबराहट की अलामत को जन्म देती है। और जब आप हाइपर वेंटिलेट करते हैं यानी बहुत ज़ोर से सांस लेते हैं तो फिर चक्कर आते हैं, आंखों के सामने धुंधलापन आता है, पट्ठों में खिंचाव हो जाता है, सीने में दर्द होता है और दिल की धड़कन में इजाफा, मतली और जिस्म का ठंडा हो जाना, ये सारी चीज़ें हाइपर वेंटिलेशन की वजह से होती हैं। पैनिक अटैक का शिकार शख्स अक्सर कहता है मुझे दिल का दौरा पड़ रहा है, मैं इस खौफ का मुकाबला नहीं कर सकता, और ऐसी बातें सोचने से ये परेशानी और बढ़ जाती है। जिस्म में ऑक्सीजन की कमी भी पैनिक अटैक का बायस बन सकती है। ऑक्सीजन की कमी किसी बीमारी की वजह से भी हो सकती है। जैसा कि कोरोना में हमने देखा कि बहुत से लोग ऑक्सीजन की कमी का शिकार हुए, ऐसे लोग पैनिक अटैक का भी ज़्यादा शिकार हुए। किसी शख्स में डिप्रेशन हद से ज़्यादा बढ़ जाए या एस्मा का जो मरीज़ है, जो दमे का मरीज़ होता है, इसमें भी ऑक्सीजन कम हो सकती है। पैनिक अटैक दिल के अफ़ाल, सांस लेने के अमल और आपके हाज़मे को भी मुतासर करते हैं। घबराहट के हमलों को समझना और इनसे निमटना बहुत ज़रूरी है। ऐसे लोग जब हमारे पास एमरजेंसीज़ में आते हैं तो हमें मालूम होता है कि इस तरह के अटैक्स इन्हें पहले भी हो चुके हैं, क्योंकि ऐसे मरीज़ों की बाकायदा तौर पे एक हिस्ट्री होती है। पैनिक अटैक का मरीज़ वर्जिश जैसी सरगर्मियों से गुरेज़ करता है और मरीज़ हर ऐसी जगह जाने से घबराता है जहाँ पर उसे खौफ होता है कि उसे पैनिक अटैक हो सकता है, यानी घबराहट का एक और हमला भी हो सकता है। पैनिक अटैक अमूमन 15 से 20 मिनट तक होता है, इससे थोड़ा सा ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ऐसा मरीज़ रीअश्योरेंस के ज़रिए थोड़ी तसल्ली देने से बेहतर होना शुरू हो जाता है। ख़ास तौर पे एमरजेंसी में जब ऐसे मरीज़ आते हैं और जब हम उन्हें बताते हैं कि आपको कुछ नहीं है तो पैनिक अटैक सबसाइड होना शुरू हो जाता है। वैसे भी एक नेचुरल कोर्स है, पैनिक अटैक या घबराहट का हमला 15-20 मिनट या इससे थोड़ा ज़्यादा रह सकता है। पैनिक अटैक उन लोगों में ज़्यादा हो सकता है जो जज्बाती दबाव में हों, इमोशनल अपसेट हो, बहुत बीमार हों, बीमारी से उठे हों, थके हुए हों, सिगरेट नोशी करते हों। ऐसे लोगों में पैनिक अटैक के चांसेस ज़्यादा हैं। दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ अगर किसी शख्स को पैनिक अटैक हो तो उसे क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो अपने सांस लेने की रफ्तार को कम कीजिए और दूसरा इस बात का यकीन करें कि ये जो घबराहट का हमला है आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगा और थोड़ी देर के अंदर आप बेहतर हो जाएंगे। इसको रियलाइज़ करना है, आपने इसको महसूस करना है कि हाँ, मैं जानता हूँ या मैं जानती हूँ ये पैनिक अटैक है, लेकिन ये थोड़ी देर में ठीक भी हो जाएगा। घबराहट के हमलों में जिस्म बाज़ औक़ात कांपना शुरू हो जाता है, दिल की धड़कन बेतरतीब हो सकती है, मतली हो सकती है, मुंह खुश्क हो सकता है, सांस की रफ्तार तेज़ हो सकती है और पसीना वगैरह आ सकता है, और बाज़ हालात में चक्कर आने की वजह से या घबराहट के शदीद हमले की वजह से लोग बेहोश भी हो जाते हैं। मरीज़ बताते हैं कि उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है जैसे उन्हें दिल का दौरा पड़ रहा है, या ये कि इनके जिस्म से तमाम एनर्जी निकल चुकी है और
وہ گر جائیں گے یا مر جائیں گے، اس طرح کی باتیں مریض سوچنا شروع کر دیتے ہیں۔ گھبراہٹ کا یہ حملہ، جیسے کہ میں نے عرض کیا، چند منٹ سے لے کر آدھے گھنٹے تک جاری رہ سکتا ہے۔ اس حملے کو ریئلائز کریں اور جو ہی آپ کا اضطراب تھوڑا سا ختم ہونے لگے تو آپ اپنے ارد گرد کے ماحول پر توجہ دیں اور وہی کام کرتے رہیں جو آپ پہلے کر رہے تھے۔ اپنے آپ کو مصروف کیجئے اور اس بارے میں سوچنا چھوڑ دیجئے۔ تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اگر آپ گھبراہٹ کے حملے کا شکار ہیں اور آپ تیزی سے سانس لے رہے ہیں تو سانس لینے کی ورزش کیجئے۔ سانس آہستہ آہستہ لینا شروع کریں۔ اپنی ناک کے ذریعے جتنی آہستگی، گہرائی اور نرمی سے ہو سکتا ہے آپ کو سانس لینا چاہیے، یا پھر اپنے منہ سے آہستہ آہستہ اور گہرا سانس لیجئے اور نرمی سے سانس کو باہر نکالیں، یا پھر اپنی آنکھیں بند کریں اور اپنی توجہ سانس لینے پر مرکوز کر دیں۔ آپ چند منٹوں میں بہتر محسوس کرنا شروع کر دیں گے۔ اس کے بعد آپ کو تھکاوٹ محسوس ہو سکتی ہے، لیکن اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ گھبراہٹ کے حملے کے شکار لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنی اس پریشانی اور انگزائٹی کو بنیادی طور پر ختم کریں جس کی وجہ سے گھبراہٹ کے یہ اٹیکس بار بار ہو رہے ہیں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی روزمرہ کی جو سرگرمیاں ہیں اسے محدود نہ کریں۔ آپ اپنے روٹین کے کام ختم نہ کریں۔ اگر آپ دفتر جاتے ہیں تو آپ کو دفتر جانا چاہیے۔ اگر آپ کو بستر سے باہر نکلنے میں دشواری ہو رہی ہے پینک اٹیک کی وجہ سے، تو بھی آپ کو کوشش کر کے بستر سے باہر نکلنا چاہیے، باقاعدگی سے ورزش کرنی چاہیے، اور اپنے موڈ کو بہتر بنانے کے لیے جو بھی آپ کر سکتے ہیں آپ کو کرنا چاہیے۔ پینک اٹیک میں آپ کے جسم میں شوگر کی مقدار کم ہو سکتی ہے، اس لیے آپ باقاعدگی سے کھانا کھائیں۔ کیفین، الکوہل اور سموکنگ یعنی تمباکو نوشی سے پرہیز کریں۔ یہ تمام چیزیں گھبراہٹ کے حملوں کو بہت بڑھا سکتی ہیں۔ تو دوستو، پینک اٹیک کے بارے میں یہ چند گزارشات میں نے کرنی تھیں۔ اس میں ایک بات میں بتا دوں کہ اگر آپ کو پینک اٹیک بار بار ہوتا ہے اور یہ انکنٹرولیبل ہے تو ڈاکٹر سے پہلے یہ تشخیص ضرور کروا لیں کہ کہیں آپ کو کوئی اور بیماری تو نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کے تمام میڈیکل ٹیسٹ نارمل ہیں، آپ کا بلڈ پریشر ٹھیک ہے اور آپ کو سانس کی کوئی تکلیف نہیں ہے، تو پھر آپ کو اپنے پینک اٹیک کو کنٹرول کرنے کے لیے ان تمام باتوں پر عمل کرنا چاہیے، کیونکہ پینک اٹیک بہرحال گزر جائے گا اور آپ اسے کنٹرول کرنا سیکھ سکتے ہیں۔ دوستو، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور اس حوالے سے اگر آپ کے کوئی سوالات ہوں تو آپ کومنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں۔